तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डोंगचू किंगडम के वो दोनों ही मास्टर्स जब वो उन दोनों ही कॉर्प किंग्स के साथ फाइट करते हैं तो वो उनका मुकाबला तो बराबरी के लेवल पर कर रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो उन्हें मार नहीं पा रहे थे। जिसके बाद एक मास्टर डिसाइड करता है कि वो बिला वजह इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं। उन लोगों ने योंगफे से जिस चीज का वादा किया था वो लोग बस उतना ही काम करेंगे। जिसके बाद वो लोग उन डीमंस को छोड़कर फौरन से योंगफे की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग असल में यूशिन की पावर्स को चेक करना चाहते थे, इसीलिए वो उन डीमंस को फौरन से यूशिन की तरफ लेकर जाते हैं, जहां पर वो डीमंस जब योंगफे को देखते हैं तो वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि इस लड़के के पास डिवाइन ब्लड है। यानी कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग जो डिवाइन ब्लड यूज कर रहे हैं वो इस लड़के का है और इसी ने ही हमारे कॉर्प ड्राइव सेक को डिस्ट्रॉय किया है। ये कहने के साथ वो दोनों ही डीमन एक साथ मिलकर उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करने वाले होते हैं। जिसके बाद योंगफे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इतने में वहां पर यूशिन आती है और वो कहती है कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ वो एक एनर्जी अटैक करते ही उन दोनों डीमंस के अटैक को फौरन से वहीं पे ही रोक देती है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही डीमन अपना अटैक रोक लेते हैं। तो यहाँ पर यूशिन कहती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसका न्यू फॉर्म वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस होता है और वो उसके साथ किसी को भी मार सकती है। और यहाँ पर वो इस वक्त अपने ही डीमन कॉर्प किंग ब्रदर्स के साथ लड़ने वाली थी। जिसके बाद वो जैसे ही उन्हें मारने के लिए जाती है, ये देखते हुए वहां पे मौजूद वो थर्ड कॉर्प किंग कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने ही ब्रदर साओ के साथ फाइट कर रही हो। मगर यूशिन फौरन से वहां से गायब होते हुए उस डीमन पर दोबारा से हमला करती है और कहती है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। ये कॉर्प किंग्स हजारों सालों से इन कॉर्प ड्राइव सेक के लोग हाथों कंट्रोल होते हुए आए हैं। ये कहते ही वो उन पर एक जोरदार अटैक करती है और फिर वहां से पीछे आते हुए कहती है कि मेरी सारी की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे किसके साथ फाइट करनी है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने लिए फाइट कर रही हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड एनर्जी के साथ मल्टीपल सोर्ड जनरेट कर लेती है और उसका निशाना सिर्फ वो दो कॉर्प किंग्स होते हैं। ये देखकर वो दोनों ही कॉर्प किंग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो सोर्ड्स जब वो उनके ऊपर गिरना शुरू होती हैं तो वो दोनों ही वहां से भागते हुए अपनी जान बचाते हैं। और एक कॉर्प किंग वो उस लड़की से कह रहा होता है कि सिस्टर यूशिन अपनी कल्टीवेशन को ऐसे बर्बाद मत करो, कल्टीवेशन लाइफ बहुत ही महंगी होती है। यहाँ पर यूशिन उन कॉर्प किंग्स को टक्कर दे रही होती है, मगर दूसरी तरफ वो दोनों ही ओल्ड मास्टर्स वो यूशिन की फाइट को देखते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं आता कि हजारों सालों से इसकी बॉडी के अंदर जो डेथ ओरा मौजूद था वो पूरी तरह से इस लड़के ने रिफाइन कर दिया है। जिसके बाद मास्टर ली वो मास्टर लिu ज़ेंग से कहता है अच्छा हुआ कि तुमने इनके साथ फाइट करने से बस कर दी, अगर तुम फाइट को कंटिन्यू कर तो मुझे पूरा यकीन है हम लोग वहां पर मारे जाते। वहां पर इस तरह उन दोनों को खड़ा हुआ देखकर योंगफे से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे और वहां पे चुपचाप क्यों खड़े हुए हो। तो मास्टर ली उससे कहता है कि हमें लड़ने की इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी हम लोग अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और हम लोग ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। हम दोनों ही काफी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी हड्डियों में अब उतनी जान बाकी नहीं रही कि हम लोग ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ सके, इसीलिए फिलहाल हमारी तरफ से ये समझ लो कि हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये बात सुनने के बाद योंगफे कहता है कि इन दोनों ही ओल्ड मैन्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और वो यूशिन की तरफ देखता है। वो अभी भी उस ओल्ड मॉन्स्टर को टक्कर दे रही है, जिस पर वो फौरन से अपना स्पीयर निकालता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे ही कोई गेम खेलनी होगी। इतना कहने के बाद उसकी चेस्ट में मौजूद ट्रेजर चमकना शुरू हो जाता है और यहाँ पर यूशिन वो उस मॉन्स्टर साओ पर हमला कर रही होती है और उसे कोई भी अटैक करने का मौका नहीं देती। मगर जैसे ही वो मॉन्स्टर साओ हमला करता है तो वो ट्रिपल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, पर यूशिन भी बहुत ही आसानी से उसे डॉज करती है और वो उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और वहां पे मौजूद वो थर्ड कॉर्प किंग कहता है कि सिस्टर तुम बिला वजह में ही हमारे साथ फाइट कर रही हो, तुम्हें हमारे साथ मिलकर उन डिवाइन ब्लड वॉरियर्स के साथ फाइट करनी चाहिए, उसका वो डिवाइन ब्लड तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना कहते हुए वो लोग यूशिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, मगर यूशिन वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर मौजूद वो दूसरा कॉर्प किंग जो कि योंगफे की तरफ आगे बढ़ने लगा था, यूशिन उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारती है। इतने में
वो थर्ड कॉर्प किंग फौरन से अपनी ट्रू पावर शो करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फुल पावर के साथ वहां पर अपनी एक कॉर्प किंग बॉडी को समन करता है, जो कि असल में उसकी एक कॉर्प किंग इनकारनेशन होती है और वो साइज में काफी बड़ी होने के साथ पूरी ताकत के साथ उस कॉर्प किंग की हेल्प कर सकती है। उस जायंट बॉडी को देखने के बाद अब यूशिन भी थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसके कॉर्प किंग ब्रदर्स वो फुल अटैक करने की तैयारी में है और युआन लॉन्ग वो भी पहचान जाता है कि ये ट्रू कॉर्प किंग इनकारनेशन है। जैसे ही वो थर्ड कॉर्प किंग यहाँ पर अपना अटैक करने के लिए एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो दूसरी तरफ यूशिन भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपना एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर लेती है और उसके साथ हमें दिखाया जाता है वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल जायंट स्वॉर्ड क्रिएट करती है, जो कि पूरी तरह से उसकी एनर्जी से भरी हुई होती है। और जैसे ही वो डीमन उस पर हमला करता है तो यूशिन भी अपनी जायंट स्वॉर्ड लेकर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस एनर्जी अटैक से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो उस अटैक को वहीं पर ही होल्ड कर लेती है। दोनों ही अपना जोर लगा रहे होते हैं और यहाँ पर योंगफei कहता है कि यही सही मौका है, जिसके बाद वो फिर से अपना स्पीयर निकालता है और कहता है कि यही सबसे परफेक्ट टाइम होगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही उस डीमन को मारने के लिए जाता है तो यहाँ पर वो सेकंड कॉर्प किंग अपीयर होता है और वो कहता है कि फोर्थ लेवल के वॉरियर तुम्हें भी अब इसके साथ मरना होगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही अपनी सोर्ड आगे बढ़ाता है तो योंगफei उसकी ही सोर्ड के ऊपर अपना पैर रखकर फौरन से उस थर्ड कॉर्प किंग पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है। ये देखते ही युआन लॉन्ग ड्रैगन फौरन से वो योंगफei को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, मगर यहाँ पर उस सेकंड कॉर्प किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि योंगफei ने उसे डॉज कर लिया था, मगर युआन लॉन्ग वो जैसे तैसे वहां पर पहुंच जाता है और योंगफei को नीचे गिरने से पहले ही फौरन से अपने ऊपर बिठाकर वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है। और वो सेकंड कॉर्प किंग योंगफei को पकड़ने के लिए एनर्जी अटैक की बौछार कर देता है। वो अटैक सीधा योंगफei की तरफ जा रहे थे। ये देखते ही योंगफei वो उन ओल्ड मास्टर से कहता है कि उम्मीद है आप लोगों ने काफी आराम कर लिया होगा, चलिए अब लड़ने का टाइम है। ये सुनते ही दोनों ही मास्टर्स वो योंगफei को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उस डीमन अटैक को रोकने के लिए अपने सामने शील्ड्स बना लेते हैं। ये देखकर वो कॉर्प किंग और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसका गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगा था, क्योंकि वो पहले ही इन दोनों ही मास्टर्स से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, तो इसीलिए वो अब उन्हें मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाने वाला था, जिसके लिए उसकी इनकारनेशन बॉडी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। वो इनकारनेशन बॉडी जब बाहर आती है तो वो पहले वाले कॉर्प किंग की बॉडी से भी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है। जिसके बाद वो एल्डर्स उस जायंट बॉडी के सामने खड़े होते हैं तो वो अपने एक ही हाथ से उन्हें उठाकर इस तरह फेंक देता है जैसे कि कोई चाय से मक्खी को निकालकर फेंक देता है। जिसके बाद वो डीमन यूशिन के बारे में कहता है कि भले ही वो एंशिएंट गॉड डिसेंडेंट है, मगर यहाँ पे आज सबको मरना होगा, कोई भी जिंदा जाने वाला नहीं है। योंगफei को मारने के लिए वो अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने की तैयारी करता है, जिसके साथ हम देखते हैं कि वो बहुत सारे डिमोनिक स्कल्स रिलीज करता है, जो कि योंगफei की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। ये देखकर यूशिन थोड़ा सा घबरा गई थी, उसे पता था कि ये अटैक कितना खतरनाक हो सकता है, मगर उसके सामने मौजूद वो थर्ड कॉर्प किंग फौरन से अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हुए उसे वहां से पीछे धकेल देता है और यूशिन देखती है कि योंगफei की जान खतरे में है। वो डिमोनिक स्कल्स बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी और वो कॉर्प किंग उन स्कल्स की पावर के साथ एक सक्शन पावर को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो डिमोनिक स्कल्स फौरन से हर चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती हैं। योंगफei क्योंकि वो युआन लॉन्ग के ऊपर बैठा हुआ था तो वो उसके ऊपर से वापस पीछे खींचना शुरू हो जाता है। उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। युआन लॉन्ग वो उसे इस हाल में देखता है तो वो उसे बचाने के लिए वापस से पीछे की तरफ जाता है, मगर यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि युआन लॉन्ग अब काफी दूर था और योंगफei वो उस डिमोनिक स्कल के बिल्कुल मुंह के अंदर आ चुका था। ये देखते ही युआन लॉन्ग अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और इससे पहले कि वो योंगफei तक पहुंच पाता, योंगफei वो उस डिमोनिक स्कल के मुंह में जा चुका होता है, जिस पर वो सारे ही लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे। उन्हें एक जोरदार झटका सा लगा था, मगर जहां तक बात यूशिन की थी उसे तो एक सदमा सा लग गया था। वो हजारों सालों की नींद के बाद जागी थी और उसे कोई अपना मिला था, मगर वो इतने ही कम टाइम में उस अपने को भी खो बैठी थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा बढ़ने लगा था और वो अपने ही ब्रदर से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया। इतना कहते ही वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देती है। उसकी पावर की वजह से हर जगह उसका एनर्जी और फैलना शुरू हो जाता है। और मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह का टाइम है और
योंगफाई अभी भी जिंदा है और वो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचा है। वहां पर उसके आसपास कुछ जानवर होते हैं और एक हिरन जब उसकी फिश को चाट रही होती है तो योंगफाई होश में आ जाता है और वो अपने आसपास एक नई जगह को देखकर बिल्कुल सरप्राइज होता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा दरख्त दिखाई देता है जो कि इतना बड़ा होता है कि वो आधा बादलों के ऊपर था। वो खुद काफी परेशान होता है कि ये कौन सी जगह है और मैं इतने दूर कैसे निकल आया। जबकि हम लोगों ने देखा था कि जब वो डेमोनिक स्कल के मुंह के अंदर जाने वाला था तो अचानक उसकी बॉडी में मौजूद कोई चीज चमकने लगी थी और उस चीज ने ही योंगफाई को यहाँ पर पहुंचा दिया था। उस जायंट ट्री के करीब जाने के बाद योंगफाई को कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उसे देखने के लिए अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर जेड पाल्म मौजूद है। ये वही जेड पाल्म थी जिसके लिए उन लोगों ने बहुत पहले पूरे डोंगचुक किंगडम में फाइट की थी और सारे ही लोग उस जेड पाल्म को लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। और योंगफाई को फील होता है कि उस जेड हैंड के साथ साथ मेरी लेजेंडरी कमान भी गायब हो गई थी। इसका मतलब है वो दोनों यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। सोचा भी नहीं था कि ये जेड गॉड हैंड यहाँ पे मौजूद हो सकता है। और ये जगह भी काफी अजीब सी है। जहाँ मैं डीमंस के साथ फाइट कर रहा था वहां पर रात का टाइम था और यहाँ पर दिन का टाइम है, यानी कि ये जगह कोई अलग ही रियलम है और मैं कहीं और पहुंच गया हूँ। जैसे ही वो उस जेड गॉड हैंड के पास जाता है और उसे करीब से देखता है तो वो कहता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी जगह है। फर्क तो इस चीज से पड़ता है कि आखिर ये जेड गॉड हैंड यहाँ पर क्या कर रहा है और ये अपने आप ही यहाँ पे अपीयर तो नहीं हो सकता, जरूर से यहाँ पर कोई लाया होगा। उसे अपने पीछे उस जायंट ट्री से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है जो कि उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। इतनी हाईएस्ट रैंकिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी वो पहली मर्तबा फील कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जेड गॉड हैंड यहाँ पर उसे इतनी आसानी से मिल भी गया और ऊपर से यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है कि वो उससे अपना लेवल भी अपग्रेड कर सकता है। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है और जब वो लड़की नीचे आ रही होती है तो योंगफाई उसे देख कर कहता है कि आखिर ये कौन है। मगर वो लड़की उससे कहती है मैंने न जाने कितनी ही हेवनली ट्राइबुलेशंस को काउंटर किया है, न जाने कितनी ही खतरनाक सिचुएशन से मैं बाहर निकल कर आई हूँ, उसके बावजूद भी मैं अभी भी जिंदा हूँ। यहाँ तक कि मेरी सोल तो वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी मगर उसके बाद भी मेरी स्पिरिट वो पूरी तरह से महफूज थी। मैं अपने आप को न जाने कितनी मर्तबा रीइंकारनेट कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि 6 रियलम वो भी परमानेंट नहीं है मगर मैं बिल्कुल परमानेंट हूँ। चाहे ये 6 रियलम खत्म हो जाए उसके बावजूद भी मेरी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। और फिर वो योंगफाई को देखते हुए कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो योंगफाई कहता है इसका मतलब ये है कि तुम ही मुझे यहाँ पर लाई हो और तुम मुझे जानती होगी। मगर वो लड़की उससे कहती है मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी बॉडी वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये बात हमेशा अपने दिमाग में डालकर रखना। मगर योंगफाई कहता है तो मुझे लगा ही था कि शायद उस जेड रूई में कोई मौजूद है। वो उस लड़की से पूछता है उस जेड रूई के अंदर जो लड़की है वो तुम ही हो ना। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा गेज सही भी है और गलत भी है। तुम ये कह सकते हो कि ये जगह उस जेड रूई के अंदर है मगर तुम इसके बारे में ये भी कह सकते हो कि ये पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। ये बात तो योंगफाई को चौंका देती है कि ये इंडिपेंडेंट वर्ल्ड कैसे हो सकता है। इतने में उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक मर्तबा इस तरह के इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत ही बड़े माउंटेन को एक छोटे से सीड के अंदर भी लॉक कर सकते हैं। शायद वो इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे थे। मगर योंगफाई वो उस लड़की से कहता है मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम हो कौन और इस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ जिसने 100 बैटल्स लड़ी हैं और उसके बावजूद भी मैं 100 बैटल्स में सरवाइव कर गई हूँ। चाहे हेवन की तरफ से मेरी सोल को वो पूरी तरह से खींच कर निकाल लिया जाए या फिर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मगर मेरी स्पिरिट वो कभी भी हेवन एंड अर्थ की गुलामी नहीं करेगी। मैंने अपनी ताकत से अपनी सोल को दोबारा से रीयूनाइट कर लिया है और अपनी बॉडी को भी रीबिल्ड कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं दोबारा से अपनी बॉडी को पहले वाले फॉर्म में लेकर आऊं और तुम्हारी बॉडी के अंदर रहकर मैं बहुत जल्द अपने आप को रिवाइव कर लूंगी। उसकी बातें योंगफाई की समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है कि ये लड़की काफी मिस्टीरियस है और इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मुझे इसके अंदर से किसी किस्म की कोई इंटेंशन भी फील नहीं हो रही कि शायद ये मुझे मारना चाहती हो या नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। वो लेडी योंगफाई से कहती है
तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं जो खुद को जानता हो कि वो क्या है। बस तुम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम लोगों को बस अपनी पूरी जिंदगी गुजार देनी है। यहाँ तक कि गॉड्स को भी अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें इसके बारे में तो शायद गॉड डुगु बाइटियान भी ना बता पाए। ये सुनने के बाद योंगफेओ से कहता है कि तुम लोग जरूर एंशिएंट डिमन गॉड्स हो गए जो कि पास्ट लाइफ में कहीं गायब हो गए थे। मुझे बताओ कि आखिर 10,000 साल पहले हुआ क्या था? आखिर सारे के सारे गॉड्स और डीमंस वो कहाँ चले गए हैं? ये सुनने के बाद वो लड़की उसे बताती है कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दूर है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो लोग जो 10,000 साल पहले की कहानी जानते हैं वो सारे के सारे किसी जगह या तो कैद हो चुके हैं या फिर गॉड सिमेट्री के अंदर दफन हो चुके हैं। ये सुनकर योंगफेओ कहता है अगर गॉड्स खत्म हो गए हैं तो इसका मतलब है डीमंस तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएंगे। और फिर वो लेडी उससे कहती है मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे दोबारा से अपनी डीप स्लीप में जाना होगा। मैं यहाँ पर काफी देर से मौजूद हूँ, मैंने काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली है, अब मुझे एक गहरी नींद में जाना है। तुम जाना चाहो तो अब यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद वो जैसे ही ऊपर जाने लगती है और उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी थी, तो इतने में योंगफेओ से कहता है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उन कॉर्प किंग्स को किस तरह हराऊं? तो वो लेडी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें 2 ट्रेजर्स दे सकती। वैसे भी मेरी ये बॉडी तुम्हारी बॉडी की वजह से तो रिलाई कर रही है, अगर तुम मर गए तो शायद मेरी ये बॉडी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें 2 रिवॉर्ड्स दे रही हूँ। पहला जो रिवॉर्ड तुम्हारे लिए है वो हेवनली डिमोनिक हैंड है। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी के साथ जेट पाल्म को अनलॉक करने की कोशिश करती है। ये देखकर योंगफेओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इस लड़की ने इसे डिमोनिक हैंड क्यों कहा है जबकि ये एक गॉड हैंड है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम जिस गॉड हैंड को देख रहे हो वो असल में एक अपर लेयर है जो कि एक सील की तरह काम करती है, और इस लेयर को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही इस हैंड के ऊपर बनाया है, ताकि वो लोग इसे एक गॉड हैंड समझकर यूज करने की कोशिश करें। इस 3 रियलम के अंदर हेवनली डिमोनिक किंग्स वो अपनी कॉर्प बॉडीज के साथ मौजूद हैं और वो वहां पर कहां दफन है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। मगर इतना सुनने में आया है कि उन हेवनली डिमोनिक किंग्स की पावर्स को अगर कोई अचीव करना चाहता है तो वो इस हैंड के जरिए अचीव कर सकता है। जो भी शख्स उनकी टॉम्स को तोड़ देगा वो उन हेवनली डिमोनिक किंग्स की पावर्स को अचीव कर लेगा। मगर मैं जानती हूँ कि तुम इस हैंड पर कुछ ज्यादा ही रिलाई करने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैं इस हैंड के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हूँ। तुम इसे बार बार यूज ना करो, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ऐसी सील लगा दी है कि जिससे तुम इसे सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही यूज कर पाओगे। 3 बार के बाद ये हैंड अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा और उसके बाद हेवनली डीमंस के हेड पर मौजूद सील वो अपने आप ही हट जाएगी और वो हेवनली डीमन अपने ट्रू फॉर्म को और अपनी ट्रू बॉडी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है, मगर दूसरा गिफ्ट तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है। तुम उसके बारे में जानते हो, वो तुम्हारी अपनी ही लेजेंडरी कमान है। इतना कहने के साथ वो लेडी फौरन से अपनी एनर्जी उस जायंट डिवाइन ट्री की तरफ ट्रांसफर करती है, तो वो फौरन से अपनी रूट्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। ये देखकर योंगफेओ भी हिल गया था कि लेजेंडरी कमान वो इस लड़की के पास है, शायद इसने यहाँ पर कहीं छुपाई है। मगर वो लेडी उसे बताती है कि वो लेजेंडरी कमान तो असल में इस डिवाइन ट्री की एक छोटी सी रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई है और ये वेपन इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है और मोर्टल रियलम में इसका अपीयर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लेजेंडरी कमान मोर्टल रियलम के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। मैं इसे तुम्हारी पीठ पर एक जगह सील कर देती हूँ ताकि इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस ट्री में मौजूद जितनी भी रूट्स होती हैं वो सारी की सारी अब योंगफेओ की पीठ के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिससे योंगफेओ को काफी तकलीफ होती है। मगर वो रूट्स कंटिन्यूसली उसकी पीठ के अंदर जाए जा रही होती हैं और जब वो पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो हमें उसकी पीठ के पीछे एक पैटर्न दिखाया जाता है जो कि एक गोल्डन ट्री की तरह का होता है। और वो लेडी उससे कहती है कि जब तुम मोर्टल रियलम से इमोर्टल रियलम में आ जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि इस लेजेंडरी कमान को अनसील कैसे करना है। और फिर वो लेडी उससे कहती है चलो अब हमारी मुलाकात खत्म हो रही है, अब
मुझे वापस जाना होगा और तुम भी अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। इतना कहते ही वो लेडी फौरन से योंगफाई को वापस से पुश करते हुए उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेजती है। तो योंगफाई फौरन से एक पोर्टल के जरिए वापस से अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो वो सीधा उसी जगह गिरता है जहां पर युआन लॉन्ग ड्रैगन मौजूद था। वो सीधा उसके सिर के ऊपर गिरा था, जिससे युआन लॉन्ग थोड़ा सा डर गया था और वो कहता है कि ये क्या चीज है, मेरे सर पर क्या गिरा है। उसे पता नहीं था, मगर फिर योंगफाई कहता है घबराओ मत, ये मैं ही हूँ। तो योंगफाई की आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और थोड़ा सा हैरान भी था कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो योंगफाई कहता है कि वो कॉर्प किंग कहाँ है और यहाँ पर इतने ज्यादा क्लाउड्स क्यों हैं? क्या तुम बैटलफील्ड को छोड़कर भाग रहे हो? मैं चाहता हूँ फौरन से वापस चलो, हमें उस बैटलफील्ड में जाना होगा। जिस पर युआन लॉन्ग कहता है क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वहां जाना तो मौत को दावत देना है और ऊपर से तुम बाल बाल ही तो बचे हो। क्या तुम दोबारा से मरने के लिए वहां पर जाना चाहते हो? तो योंगफाई वो अपनी पावर्स के बारे में जानता था और युशिन को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो उससे कहता है कि बस अब वापस चलो। मगर वो ड्रैगन कहता है तुम्हें अपनी पावर के बारे में पता भी है ना कि तुम अपनी इन पावर्स के साथ उन कॉर्प किंग का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम बिला वजह मारे जाओगे। मगर योंगफाई कहता है मैंने कहा ना चलो, तो फिर चलो वहां। योंगफाई के दबाव की वजह से अब युआन लॉन्ग ना चाहते हुए भी वापस से पीछे मुड़ जाता है और वो लोग दोबारा से उस बैटलफील्ड की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि युशिन अभी भी उन कॉर्प किंग्स का मुकाबला कर रही होती है। भले ही वो दोनों कॉर्प किंग उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी उनके साथ मुकाबला कर रही थी और बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। वो कॉर्प किंग उसके ऊपर दबाव डालते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जानती हो ना कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगी, बेहतर यही है कि हार मान लो। अंदर ही अंदर तुम्हें ये बात मालूम हो चुकी है कि तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तुम जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करोगी, तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। मगर युशिन फिर भी गुस्से में उसी ब्रदर को वापस से पुश करते हुए अपने आप से दूर हटा देती है। और इतने में यहाँ पर वो थर्ड ब्रदर कहता है कि उस लड़के की बॉडी तो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, मुझे तो वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। ये सुनकर युशिन गुस्से में पागल होने लगती है और वहां पर वो ब्रदर्स कहते हैं कि चलो अब वक्त आ गया है कि इसे भी किनारे लगा देते हैं। यहाँ पर युशिन वो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी होती है। मगर वो डीमन किंग्स वो भी इतने ताकतवर होते हैं कि वो उसका मुकाबला करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करते हैं और हमें दिखाया जाता है वो लोग उस लड़की को मारने के लिए अपने जाइंट हैंड टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके साथ वो लोग अपने उन दोनों ही जाइंट हैंड्स को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन होने की वजह से उस जाइंट हैंड की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाती है। और वो हैंड जैसे ही युशिन के ऊपर आ जाता है तो युशिन को बहुत ही ज्यादा सप्रेशन फील होने लगती है और वो वहां से हिल तक नहीं पा रही थी। मगर यहाँ पर योंगफाई पहुंच जाता है और वो आते साथ ही अपने हेवनली डिमोनिक हैंड टेक्निक को यूज कर लेता है, जिसके बाद हम बादलों से एक बहुत ही बड़ा हाथ नीचे आते हुए देखते हैं। वो जाइंट हैंड इतना बड़ा होता है कि उन कॉर्प किंग के जाइंट हैंड्स के सामने वो एक बड़े से पहाड़ की तरह होता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो वो कॉर्प हैंड वो उस हेवनली डीमन हैंड से टकराते ही वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो कॉर्प किंग्स भी हैरान हो गए थे। मगर योंगफाई कंटिन्यूसली उस जाइंट हैंड को नीचे लाता जा रहा था। वो डिमन हैंड जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो वहां पे मौजूद बड़े बड़े टावर्स वो पूरी तरह से इरेज होकर गायब हो जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों ही कॉर्प किंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, जिसके बाद वो लोग अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही वो उस हेवनली डिमन हैंड की रेंज में आ जाते हैं तो वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें उन दोनों डीमंस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है कि योंगफाई और वहां पे मौजूद एल्डर्स वो उस एनर्जी प्रेशर को बर्दाश्त तक नहीं कर पाते और वहां से काफी पीछे चले जाते हैं। और युआन लॉन्ग वो योंगफाई को बचाने के लिए उसके करीब आकर उसे अपने सिर के ऊपर बिठा देता है और वो लोग देखते हैं कि वो डीमंस पूरी तरह से इरेज हो चुके हैं। और युशिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे आवाज देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि योंगफाई ये तो अभी जिंदा है। वो फौरन से उसकी तरफ दौड़ते हुए आगे जाती है और योंगफाई उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रैगन के ऊपर ले आता है। उसे जिंदा देखकर युशिन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो योंगफाई कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर युशिन वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर वहां से जैसे धूल मट्टी हटती है तो युशिन उन कॉर्प किंग की डिवाइन पिल्स को फौरन से अपनी तरफ खींच लेती है। वो दोनों ही डीमंस मरने के बाद डिमोनिक पिल्स में कन्वर्ट हो गए थे और योंगफाई अपने उसी हैंड की तरफ देखता है
है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हेवनली डीमन किंग हैंड वो इतना ताकतवर होगा। यहाँ पर तो उस एक हैंड ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।